ईरान और इजराइल के बीच जंग में भारत के कई लोग किसी एक देश का साथ देने लगे। कई ने इजराइल का साथ दिया तो कई ने ईरान का, लेकिन इजराइल, ईरान और भारत में एक समानता है। ये तीनों बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं हैं और इन तीनों सभ्यताओं को मिटाने के लिए कालांतर में तमाम हमले हुए, कुछ लूटपाट के इरादे से तो कई धार्मिक अतिवाद की वजह से। इस कहानी के दो भाग हैं। पहले में आप जानिए कि ये कैसे हुआ, कौन मिटा, कौन बचा और कैसे बचा। दूसरे हिस्से में जानिए कि जिस वक्त दुनिया में एक के बाद एक सभ्यताएं खत्म हो रही थीं, तो भारत की सभ्यता कैसे बची, उसे किसने बचाया। वीडियो लंबा हो सकता है, अंत तक जरूर देखिए, बहुत सारे भ्रम टूटेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। पिछले 2000 सालों में कई बार इन तीनों प्राचीन सभ्यताओं को मिटाने की कोशिश हुई। यहूदी धर्म का प्रचार प्रसार यूरोपीय देशों से लेकर अफ्रीकी देशों तक होने के कारण पूर्व में तमाम युद्धों और हिटलर द्वारा कत्लेआम किए जाने के बाद भी इनको मिटाया नहीं जा सका। और अंत में पश्चिमी देशों की मदद से उन्होंने इजराइल में बसना शुरू कर दिया, जहां वो अब फलस्तीन और तमाम और अरबी मुल्कों के साथ, यहां तक कि ईरान के साथ भी संघर्ष में हैं। ईरान के मूल निवासी पारसी समुदाय के लोग हैं, अरबी नहीं। ईरान को अरब समझने की गलती न करें। ओरिजिनल पारसी समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में रहता है और देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी धार्मिक किताब का नाम अवेस्ता एजेद है। फलता फूलता फारस, जिसे आज ईरान कहा जाने लगा, साल 622 से लेकर 651 तक के अरबी इस्लामिक हमलों में बर्बाद हो गया। पूरी प्राचीन सभ्यता खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। अत्याचार और जबरन धर्मांतरण से मुट्ठी भर पारसी धर्म को मानने वाले ही वहां पर बचे। नावों पर सवार होकर कुछ जबरन धर्मांतरण और यातनाओं से बचने के लिए समुद्र के रास्ते भारत के सौराष्ट्र या आधुनिक गुजरात के वलसाड़ के शासक जादी राणा के पास शरण मांगने आए। ज़ोरास्ट्रियन किताब किस्सा ए संजन के मुताबिक एक दूसरे की भाषा की समझ न होने के कारण पारसी शरणार्थियों और राणा के बीच संवाद का काफी बड़ा हिस्सा इशारों में हुआ। यहाँ संजन उस जगह का नाम है जहां ज़ोरास्ट्रियन लोगों की भारत में पहली बस्ती आबाद हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पर्शिया में जो संजन शहर है, वहां के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। इस संवाद के दौरान राणा ने एक दूध से भरा हुआ मर्तबान शरणार्थियों के सामने रखा और ये जताया कि ये इतना भरा हुआ है कि इसमें और दूध नहीं डाला जा सकता। उनका इशारा था कि राज्य में पहले से ही संसाधनों के हिसाब से बहुत सारे लोग रह रहे हैं और लोग इसमें नहीं आ सकते। लेकिन पारसी शरणार्थियों के लीडर ने एक चुटकी चीनी उस दूध में डाल दी, बिना उसे छलकाए, ये दिखाने के लिए कि कोई जरूरी नहीं कि उसमें जो डाला जाए वो जगह ही घेरे, वो मिठास भी घोलने का काम कर सकता है। उनके कहने का मतलब था कि पारसी लोग दूध में चीनी की तरह भारत में घुल जाएं। बस फिर क्या था, राणा सबको शरण देने को राजी हो गए और भारत में पारसी धर्म, संस्कार, नाम, रिवाज सब सुरक्षित बच गया। ऐसा संवाद सिर्फ राणा और पारसी शरणार्थी की बुद्धिमत्ता को नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि दुनिया के एक बड़े इलाके में जब धर्म के नाम पर सभ्यताएं मिटाई जा रही थीं, तब भारत कितना शालीन देश हुआ करता था। और भारत की इस शालीनता का जितना श्रेय जनता को दिया जाना चाहिए, उतना ही जादी राणा जैसे राजाओं को। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जहां राजा महाराजाओं ही नहीं, उनके पूरे समुदाय के ऊपर सामंतवाद का आरोप लगा के उनको शोषक और अत्याचारी घोषित कर दिया जाता है, शायद ऐसे राणाओं का किस्सा फिट नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जादी राणा ने वो किया जिसके ऊपर आज हम और आप गर्व करते हैं, जिसने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के चरित्र को असल में चरितार्थ किया। इस घटना का उदाहरण भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों से लेकर राष्ट्रपतियों ने देश ही नहीं विदेश तक में दिया है। इस घटना ने भारत की छवि में जो सितारा जड़ा है,
उसको हम और आप जैसे लोग शायद 100 जन्म लेने के बाद भी ना जोड़ पाए। उधर पर्शियन साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। कुछ हजार ज़ोरास्ट्रियन पारसी आज भी उस देश में रहते हैं जिसके वो मूल निवासी हैं और मूल धर्म को मानते हैं। उससे ज्यादा संख्या में पारसी भारत में रहते हैं। जमशेदजी नसरवानजी टाटा, फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ, जनरल JFR जैकब और तमाम ऐसे पारसी समुदाय के लोग हैं जिन्होंने भारत के न सिर्फ इतिहास, इकोनॉमी बल्कि आधुनिक नक्शे को भी गढ़ने में अपना योगदान दिया है। जब एक तरफ US से लेकर भारत तक में अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला चल रहा है, वहां शरण में आए पारसी लोगों का भारत में घुल जाना और देश के लिए योगदान शरणार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है, एक ऐसे आदर्श की तरह है जिसका पालन करके वो एक देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं, सड़क पर अपनी मांगों को लेकर संग्राम करके नहीं। अब शुरू होता है इस कहानी का दूसरा भाग। 7वीं शताब्दी में फारस के साम्राज्य के खात्मे के बाद ये अरब आक्रमणकारी सिंध तक पहुंचे और वहां के राजा ताहिर को हराकर वहां कब्जा कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ भारत का वो रक्त रंजित संघर्ष जिसे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है। मिहिर भोज, बप्पा रावल, अनुराज, विग्रहराज जैसे राजा, भाटी, जडेजा, चुड़ासमा, गुहिलोत, चाहमान, तोमर, चंदेल, प्रतिहार या परिहार, गहड़वाल या कहरवार, कछवाहा, राठौड़ और तमाम अन्य क्षत्रियों या राजपूतों ने मिलकर लगातार आक्रमणकारियों का सामना किया। 7वीं शताब्दी से लेकर यह संघर्ष 17वीं शताब्दी तक चला। ज्यादा जानकारी के लिए आप द ग्रेट राजपूताना रिबेलियन की सीरीज हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो 17वीं शताब्दी में हुए मुगलों के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध पर बनाई गई है। बहरहाल 6वीं 7वीं शताब्दी से सीधा 12वीं शताब्दी की छलांग भारत के तमाम इतिहासकारों ने मारी और भारत के रक्तरंजित वीरतापूर्ण इतिहास से आपको वंचित रखा। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब गांवों में 14-15 साल से बड़े राजपूत लड़के खत्म हो गए। ऐसे युद्ध हुए जिसमें 3-3 पीढ़ियां एक ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। कई युद्ध राजपूतों ने जीते तो कुछ युद्ध हारे, तो साका किया, क्षत्राणियों ने जौहर किया। ये सब कुछ इतिहासकार पी गए। सिलेबस में कुछ नहीं लिखा गया। अब जो लिखा जा रहा है उसमें भी शायद ही देश के ऐसे महानतम योद्धाओं का कोई वर्णन हो। इन्हीं के इतिहास का विकृतीकरण हो रहा है, वो अलग। लेकिन मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझें कि ऐसे ही आप एक धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र राष्ट्र में नहीं रहते हैं। इस धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता को बचाने के लिए कई पीढ़ियां वीर गति को प्राप्त हुई हैं। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा की ढाल बने क्षत्रियों की वजह से वो सारे धर्म जो आधुनिक पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक में थे, अब सिर्फ भारत में बचे हैं और यहीं पर सुरक्षित हैं। इसमें बौद्ध और जैन धर्म भी शामिल हैं। अफगानिस्तान भी एक वक्त पर भारत की तरह ही बुद्ध का देश हुआ करता था। पाकिस्तान में आज भी खुदाई के दौरान बुद्ध की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। फतेहपुर सीकरी के किले में हिंदू और जैन मंदिर साथ में मिले हैं खुदाई के दौरान। पूरी दुनिया जब दो धार्मिक धड़ों में बंट रही थी, तब इस देश के शासकों ने इसकी धर्मनिरपेक्षता को बचाए रखा। धीरे धीरे इस देश ने अपने प्रतापी शासकों को भुलाना शुरू कर दिया। रही सही कसर इतिहासकारों ने पूरी कर दी, भुलाने में पूरी मदद की। मैं इस एपिसोड में सैकड़ों सालों तक हुए रक्तरंजित संघर्ष के बारे में बताकर पूर्वजों के साथ न्याय नहीं कर सकता। एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें इस कालखंड में भारत में क्या हुआ इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा, वर्कआउट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।